नमस्कार। आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम राजनीतिक आधुनिकीकरण की अवधारणा का अध्ययन करेंगे। हम जानते हैं कि जैसा कि कार्ल पोलंकी ने एक बार कहा था कि 19वीं शताब्दी यूरोप के महान परिवर्तनों की शताब्दी रही, क्योंकि 19वीं शताब्दी में यूरोपीय देशों में उपनिवेशीकरण की एक महान प्रक्रिया ने जोर पकड़ा, जो कि यद्यपि 17वीं-18वीं शताब्दी में प्रारंभ हो चुकी थी, किंतु 19वीं शताब्दी में उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया ने यूरोप को नए प्रकार की समृद्धि और नए प्रकार के विकास के आयाम प्रदान किए थे। किंतु यदि हम 20वीं शताब्दी की चर्चा करें तो हम कह सकते हैं कि 20वीं शताब्दी एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका इत्यादि देशों के महान परिवर्तनों की शताब्दी है, क्योंकि 19वीं शताब्दी में जो उपनिवेशीकरण इन देशों का किया गया था, 20वीं शताब्दी में इन देशों में उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। उपनिवेशीकरण अर्थात इन देशों में राष्ट्रीय आंदोलनों का उदय हुआ और स्वतंत्रता प्राप्ति की एक नई चाह उत्पन्न हुई और पूरी 20वीं शताब्दी जो है वो नए नए देशों के स्वतंत्र देशों के रूप में उदय की शताब्दी के रूप में सामने आई। और ऐसा हुआ कि दूसरे महायुद्ध के आते आते तो संसार का नक्शा ही बदल गया। दुनिया के देशों में स्वतंत्र देशों की संख्या, जो कि पहले 50 थी, वो लगभग बढ़कर 100 से भी अधिक हो गई। और आज की स्थिति तो ये है कि दुनिया के मानचित्र पर 200 देश अवस्थित हैं। तो केवल 50 वर्षों में या द्वितीय महायुद्ध के बाद से लेकर के अब तक 150 नए राज्यों की स्थापना, स्वतंत्र देशों की स्थापना, यह 20वीं शताब्दी में ही संभव हो पाया। इसलिए 20वीं शताब्दी जो है वो इन नए स्वतंत्र हुए देशों के लिए एक महत्वपूर्ण शताब्दी के रूप में उभरी। इस 20वीं शताब्दी का एक महत्वपूर्ण जो आयाम है वो यह भी रहा, या हम कह सकते हैं कि 20वीं शताब्दी ने यूरोप के पराभव को भी देखा। 19वीं शताब्दी में यूरोप का एक औपनिवेशिक शक्ति के रूप में या औपनिवेशिक महाद्वीप के रूप में जब उदय हुआ था, किंतु 20वीं शताब्दी में दो महायुद्धों के कारण, पहला विश्व युद्ध और दूसरा विश्व युद्ध, और इन महायुद्धों को यूरोप की मुख्य भूमि में ही लड़ा गया था। इसलिए यूरोप पूरी तरह से युद्ध की विभीषिका से त्रस्त होकर के धराशायी हो गया था और यूरोप में वो ताकत नहीं बची थी। यूरोप के विभिन्न देशों ने अपने अपने अधीन के उपनिवेशों को स्वतंत्र करना प्रारंभ कर दिया और द्वितीय महायुद्ध के कुछ समय बाद तक यह प्रक्रिया चलती रही। तो एक तरफ यूरोपीय राज्य जो कि किसी समय में ग्रेट पावर्स के नाम से जाने जाते थे, उनका वो प्राचीन पराभव भी समाप्त हो गया था और दुनिया के मानचित्र पर नए नए देशों का उदय हो चुका था। यह जो 20वीं शताब्दी का जो मध्य का काल था, अर्थात द्वितीय महायुद्ध जो कि 1945 में समाप्त हो गया था, उसके बाद में दुनिया में जो शक्ति की शून्यता जो यूरोप ने उत्पन्न की थी, उसको भरने का काम अमेरिका और सोवियत संघ ने किया। अमेरिका पूंजीवादी गुट का नेता था और 2 महायुद्धों के कारण अमेरिका की समृद्धि में
अपार वृद्धि हुई थी। दोनों ही महायुद्धों में अमेरिका में हथियार इंडस्ट्री या हथियार बनाने के कारखानों में अप्रतिम वृद्धि हुई थी और दुनिया को हथियारों की सप्लाई करने का जो कार्य है वो अमेरिका से किया गया। इस प्रकार यदि भौगोलिक दृष्टि से देखें तो अमेरिका मानचित्र पर एक पृथक स्थान रखता है और दोनों विश्व युद्धों में अमेरिका को किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ, बल्कि आर्थिक रूप से और सैनिक रूप से अमेरिका को बहुत फायदा हुआ। सोवियत संघ साम्यवादी गुट का नेता था और सोवियत संघ के नेतृत्व में चीन में एक महान साम्यवादी क्रांति उत्पन्न हो गई 1949 में। और जब यूरोप का पराभव हुआ तो पूर्वी यूरोप के जो देश हैं उन देशों में सोवियत संघ ने अपना अधिकार जमाना प्रारंभ किया, क्योंकि पूर्वी यूरोपीय देशों की सीमाएं सोवियत संघ के निकट थीं। इस तरह से युद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत संघ दो नई महाशक्तियों के रूप में उभरे और शीत युद्ध का एक नया दौर प्रारंभ हो गया। शीत युद्ध अमेरिका और रूस के बीच में चलने वाली उस प्रतिस्पर्धा का नाम है जिसमें दोनों ही देश दुनिया का नेतृत्व करने का दावा करने लगे और दोनों ही देशों ने ये जो नव स्वतंत्र देश हैं जो दुनिया के मानचित्र पर नए नए उभरे थे, इन देशों पर भी अपना प्रभाव जमाने की जो प्रक्रिया है वो बहुत तेज कर दी। दोनों ही बिना देर किए इस तीसरी दुनिया को अपने अधीन कर लेना चाहते थे। इस समय दुनिया के लिए कई शब्दों का प्रयोग किया जाने लगा, जैसे पहली दुनिया या प्रथम विश्व अमेरिका और पूर्वी यूरोप के लिए प्रयोग किया गया, जो मुख्यतः आर्थिक दृष्टिकोण से पूंजीवादी देश थे। दूसरी दुनिया या सेकेंड वर्ल्ड सोवियत संघ और उसके पिछलग्गू देशों के लिए यह शब्द प्रयोग किया गया, जो कि मूल्यतः आर्थिक और राजनीतिक स्वरूप की दृष्टि से साम्यवादी देश थे। यहाँ पर एक साम्यवादी दल की सरकार थी और ये दुनिया में साम्यवादी क्रांति लाने के लिए कटिबद्ध थे। और तृतीय विश्व या थर्ड वर्ल्ड का जो प्रयोग है वो शेष विश्व के लिए किया गया, अर्थात अमेरिका और सोवियत संघ इन दो खेमों में जो देश नहीं हैं और जो देश अभी अभी विउपनिवेशीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से स्वतंत्र हुए हैं, इन देशों को तीसरी दुनिया कहा गया। तो इस तरह से यदि शब्दों के प्रयोग की दृष्टि से देखें तो नए शब्दों का प्रयोग प्रारंभ हुआ, नए शब्द गढ़े गए। ये जो नए नए स्वतंत्र हुए देश थे, इन्हें अविकसित देश भी कहा गया। कई पुस्तकों में लिखा गया कि ये अविकसित देश थे। कई पुस्तकों में ये लिखा गया कि इनमें विकास की प्रक्रिया स्वतंत्रता के साथ ही प्रारंभ हो चुकी थी, इसलिए इन्हें विकासशील देश भी कहा गया। कुछ लोगों ने इनको आधुनिकीकरणशील देशों के नाम से भी कहा। इसलिए बहुत सारे नए शब्द इस दुनिया के इस तीसरे हिस्से के लिए प्रयोग किए गए। तो दुनिया को समझने की दृष्टिकोण से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अब मुख्यतः तीन शब्दों का प्रयोग किया गया। अमेरिका के खेमे वाले पश्चिमी यूरोप और अमेरिकी देश जो कि फर्स्ट वर्ल्ड थे, सोवियत संघ के नेतृत्व वाले जो देश थे वो सेकेंड वर्ल्ड थे या साम्यवादी देश थे, और सर्वाधिक प्रयोग किया जाने वाला जो शब्द था वो था थर्ड वर्ल्ड या तीसरी दुनिया, जिसमें
लैटिन अमेरिका के देश थे। इन देशों को अपने अनुकूल करने के लिए वहाँ की विकास प्रक्रिया को समझना आवश्यक था। और जैसा कि हमने अभी अभी देख ही लिया कि रूस और अमेरिका दोनों ही इन देशों पर अपना अप्रत्यक्ष आर्थिक नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। तो स्वतंत्रता इन देशों को मिली और इधर द्वितीय महायुद्ध समाप्त हुआ। इसी दौरान ही अमेरिका की विदेश नीति का प्रधान लक्ष्य बन गया इन नव स्वतंत्र देशों को समझना, वहाँ की विकास प्रक्रिया को समझना और वहाँ किस प्रकार से परिवर्तन हो रहे हैं, वहाँ की क्या समस्याएं हैं, किस प्रकार की वहाँ की संस्कृति है। यानी कि जब तक उन देशों को नहीं समझ लिया जाएगा तब तक वहाँ किस प्रकार से खर्च करना है, इन देशों की क्या आवश्यकताएं हैं, उनको समझना अमेरिकी विदेश नीति के लिए बहुत ही ज़रूरी हो गया। और इसलिए अमेरिका की सरकार ने बहुत सारे नए फाउंडेशंस की या संगठनों की, संस्थानों की स्थापना की। इनमें फोर्ड फाउंडेशन, जो कि राष्ट्रपति फोर्ड की प्रेरणा से जिसका निर्माण किया गया था, रॉकफेलर फाउंडेशन, ऐसे अनेक फाउंडेशंस थे जिनका निर्माण इसलिए किया गया था कि ये इन देशों के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों को समझने के लिए शोध को प्रोत्साहित करेंगे। तो इस तरह से अमेरिकी सरकार की आवश्यकता जो थी वो ही अमेरिका में नए प्रकार के राजनीतिक अध्ययनों के विकास का प्रेरणा स्रोत बन गई। अब अमेरिका में मुख्यतः जो आर्थिक और राजनीतिक अध्ययन जो नए सिरे से प्रारंभ हुए वो इन नए देशों को समझने के प्रयत्न में ही अधिक समझे जा सकते हैं। अमेरिका की सरकार की रुचि जहां तीसरी दुनिया के इन देशों पर नव साम्राज्यवाद थोपने की थी, अब यहाँ पर एक नया शब्द हमारे सामने आया है, नव साम्राज्यवाद। इसको हमें यही समझ लेना चाहिए। नव साम्राज्यवाद अर्थात साम्राज्यवाद की अगली कड़ी, साम्राज्यवाद का एक नए रूप में उदय। जैसा कि हमने देखा कि साम्राज्यवाद जो है या उपनिवेशवाद वो पूर्वी यूरोप के द्वारा एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों में प्रत्यक्ष राजनीतिक नियंत्रण स्थापित करने का एक तरीका था। इन देशों ने, जिनमें कि मुख्यतः ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, पुर्तगाल, स्पेन, ये इत्यादि देश थे, और इन देशों ने तीसरी दुनिया के देशों पर कब्जा करके प्रत्यक्ष राजनीतिक और आर्थिक नियंत्रण स्थापित करके इन देशों का 100-150 सालों तक शोषण किया था। और पहले और दूसरे महायुद्ध के दौरान इन देशों में जब राष्ट्रीय आंदोलन प्रारंभ हो गए तो इन देशों के शोषण के पश्चात इन्हें मुक्त कर दिया गया, जिसे विउपनिवेशीकरण कहा गया। अब फिर से यहाँ पर शक्ति शून्यता स्थापित हो गई थी, और शक्ति का ये नियम होता है कि जब एक स्थान पर शक्ति की शून्यता उत्पन्न होती है तो कोई दूसरा शक्तिशाली देश उस शक्ति शून्यता को भरने के लिए तैयार रहता है। नव साम्राज्यवाद की प्रक्रिया में इन देशों पर प्रत्यक्ष राजनीतिक नियंत्रण तो स्थापित नहीं किया गया, किंतु इन देशों को अपने प्रभाव क्षेत्र में लेने की कोशिश की गई और इन देशों का प्रयोग अपने फायदे के लिए किया जाएगा। इन देशों की सैनिक और आर्थिक जो ज़रूरतें हैं उनको अपने फायदे के लिए पूरा किया जाएगा।
यह जो नव साम्राज्यवाद है, इसी को स्थापित करने का प्रयास पूरी दुनिया में अमेरिका कर रहा था। तो अमेरिका की सरकार की रुचि थी कि इन देशों को समझने के लिए भारी आर्थिक खर्च किया जाए शोध के लिए। किंतु शैक्षिक क्षेत्र की यदि बात करें और हम अपने ही विषय राजनीति विज्ञान की यदि बात करें, तो राजनीति विज्ञान में इस आर्थिक अनुदान को प्राप्त करने के बाद एक नया उत्साह पैदा हो गया अमेरिका के शैक्षिक जगत में। और अमेरिका के राजनीति विज्ञानी जो थे, विभिन्न विश्वविद्यालयों में जो वरिष्ठ प्रोफेसर थे, उन लोगों के लिए राजनीतिक अध्ययन की दृष्टि से एक नई चुनौती सामने आई कि उन्हें इन तीसरी दुनिया के देशों की राजनीति को समझने के लिए नए प्रकार के अध्ययन प्रारंभ करने होंगे, नए प्रकार के राजनीतिक सिद्धांतों का निर्माण करना पड़ेगा। राजनीति विज्ञान की ही यदि हम बात करें तो अब यह एक नई प्रवृत्ति प्रारंभ हो गई। इस समय से पहले तक जो परंपरागत राजनीतिक विज्ञान था वो केवल यूरोप और अमेरिका के अध्ययनों तक ही सीमित था। यूरोप और अमेरिका जो कि पहले से ही विकसित देश थे, वहाँ बहुत कम राजनीतिक समस्याएं थीं, या हम कहें कि वहाँ पे राजनीतिक समस्याओं का अभाव था। वहाँ पे आर्थिक विकास चरम पर पहुंचा हुआ था। इसलिए उन देशों में परंपरागत राजनीतिक अवधारणाओं से ही काम चल सकता था। किंतु ये जो एक के बाद एक जो नए देशों की बाढ़ आई, इन सभी देशों की अलग अलग प्रकार की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि थी, सामाजिक पृष्ठभूमि थी। इन देशों में अलग अलग तरह से औपनिवेशिक शक्तियों का शोषण करके और वहाँ पर बहुत सारी राजनीतिक समस्याओं और बहुत सारी आर्थिक और सामाजिक समस्याओं की विरासत इन देशों में छोड़ दी थी। इसलिए ये समझना बहुत ही ज़रूरी था कि इन देशों की आवश्यकताएं आखिर किस प्रकार की हैं, और सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात यह थी कि इन देशों के विकास को कैसे समझा जाए। इसलिए जैसा कि रॉयसी मैक्रिडिस ने ये कहा था कि 1955 तक तुलनात्मक सरकारों के अध्ययन के रूप में केवल पश्चिमी देशों का ही जो अध्ययन किया जा रहा था, यदि उसी आधार पर इन तृतीय विश्व के देशों का अध्ययन भी किया जाए तो वह इन देशों के लिए पूरी तरह से अपर्याप्त रहेगा। अर्थात पहले का अध्ययन संकुचित, अपर्याप्त तथा औपचारिक था, और अब हमें एक नए अनौपचारिक दृष्टिकोण से अध्ययन करना प्रारंभ करेगा, क्योंकि इन देशों में तो अभी संस्थाओं का निर्माण ही नहीं हुआ था। इन देशों में तो संविधान अभी अभी लागू हुआ था। इन देशों में नई प्रकार की राजनीतिक संरचनाएं अभी बनी ही थी। तो वो किस प्रकार से कार्य करेंगी, ये राजनीतिक संरचनाएं अपने देशों में बहुत सारी सामाजिक और आर्थिक समस्याओं की चुनौतियों का सामना करने के पश्चात स्वयं भी बची रहेंगी या नहीं रहेंगी, ये प्रश्न चिन्ह भी अध्ययनकर्ताओं के सामने थे। इसलिए अमेरिका में शिकागो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर गैब्रियल आमंड की अध्यक्षता में समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद या सोशल साइंस रिसर्च काउंसिल की एक समिति, तुलनात्मक राजनीतिक समिति ने इन देशों के राजनीतिक विकास संबंधी शोध कार्य को अपने हाथ में लिया, और इस समिति के द्वारा एक के बाद एक अनेक संपादित ग्रंथ प्रकाशित किए गए। संपादित ग्रंथ का तात्पर्य ये है कि अमेरिकी सरकार द्वारा जो आर्थिक अनुदान दिया गया था, उसी अनुदान के अंतर्गत शैक्षणिक प्रोजेक्ट हाथ में लिए गए, और इस समिति के अंतर्गत विभिन्न
राजनीति वैज्ञानिकों को ये दायित्व दिया गया कि आप तीसरी दुनिया के देशों के परिवर्तन के बारे में अध्ययन करेंगे। इनमें से जो ये ग्रंथ प्रकाशित हुए, जैसा कि हम देख सकते हैं, लुसियन पाई के द्वारा संपादित ग्रंथ कम्युनिकेशन एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट 1963 में सामने आया। वार्ड और रुस्टो के द्वारा संपादित जो ग्रंथ था वो था पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन इन जापान एंड टर्की, ये 1964 में सामने आया। वार्ड और रस्टो का ही एक ग्रंथ था एजुकेशन एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट, ये 1965 में। लुसियन पाई और सिडनी वर्बा के द्वारा संपादित ग्रंथ जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण था तीसरी दुनिया में सांस्कृतिक परिवर्तनों को समझने के दृष्टिकोण से, इस ग्रंथ का नाम था पॉलिटिकल कल्चर एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट, ये 1965 में छपकर सामने आया। ला पालोम्बरा और मायरन वीनर, इनके द्वारा संपादित ग्रंथ सामने आया पॉलिटिकल पार्टीज एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट। तो हम ये देख सकते हैं कि समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद की तुलनात्मक राजनीति की समिति ने विभिन्न देशों में तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए कार्य किया और अपने जो निष्कर्ष हैं वो इन ग्रंथों में प्रस्तुत किए। ये जो अपश्चिमी देश या तीसरी दुनिया के देश हैं, इन देशों के अध्ययनों में दो नई प्रवृत्तियां सामने आई जो परंपरागत राजनीतिक विज्ञान में नहीं थी। पहली प्रवृत्ति थी इन देशों में परिमाणात्मक या मापन संबंधी व्यवहारवादी पद्धति का प्रयोग किया गया अध्ययन के दौरान। अर्थात इन देशों में जो परिवर्तन हो रहे थे वो गुणात्मक और मात्रात्मक रूप से उनको मापने का प्रयास किया गया कि ये परिवर्तन कितने हैं, इनमें किस प्रकार से परिवर्तन आ रहे हैं, ताकि परिवर्तनों के बारे में इन देशों में तुलनात्मक अध्ययन किया जा सके। तो परिमाणात्मक व्यवहारवादी पद्धति अर्थात संस्थाओं का अध्ययन नहीं करके और मानव व्यवहार का सीधा सीधा अध्ययन किया गया। और दूसरी जो प्रमुख विशेषता थी इन नए प्रकार के अध्ययनों की, वो क्षेत्रीय अध्ययन एरिया स्टडीज़ का विकास हुआ। अर्थात सभी देशों को एक ही नज़रिए से या एक ही चश्मे से नहीं देख सकते, क्योंकि जैसा कि हमने देखा कि प्रत्येक देश की अपनी विशिष्ट समस्याएं थीं। प्रत्येक देश का निर्माण या स्वतंत्रता आंदोलन के बाद प्रत्येक देश नए प्रकार के इतिहास के माध्यम से सामने आया था। तो इसलिए इन देशों का एक ही प्रकार से सामूहिक अध्ययन नहीं किया जा सकता था, वरन प्रत्येक देश का उसकी विशिष्ट परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में अलग प्रकार से अध्ययन करने की आवश्यकता थी। तो तीसरी दुनिया के देशों को अलग अलग रूप से समझने के लिए एरिया स्टडीज़ की बाढ़ आ गई। यदि व्यवहारवादी अध्ययन को हम देखें तो कार्ल डॉयच का अध्ययन इस ग्रंथ में सामने आया, नेशनलिज्म एंड सोशल कम्युनिकेशन 1953 में। इसी प्रकार से गैब्रियल आमंड और सिडनी वर्बा ने सिविक कल्चर 1963 में पब्लिश करवाया, प्रकाशित हुआ। इसी तरह से यदि क्षेत्रीय अध्ययनों की बात करें तो अलग अलग देशों के अध्ययनों के निष्कर्ष विभिन्न ग्रंथों के माध्यम से सामने आए। इनमें से डेविड एप्टर ने घाना और युगांडा का अध्ययन किया था। पश्चिमी अफ्रीकी देश घाना के अध्ययनों के बारे में उनका ग्रंथ आया डेविड एप्टर का घाना इन ट्रांजिशन 1963। इसी तरह से युगांडा के अध्ययन के बारे में जो ग्रंथ था वो था द पॉलिटिकल किंगडम ऑफ युगांडा, अ स्टडी इन ब्यूरोक्रेटिक नेशनलिज्म 1961।
लियोनार्ड विंडर का ईरान के बारे में अध्ययन था एरिया स्टडी के अंतर्गत, और उनके ग्रंथ का नाम था ईरान, पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन अ चेंजिंग सोसाइटी, 1962। और पाकिस्तान पर उनके अध्ययन का नाम था रिलीजन एंड पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान, 1961। अब इन ग्रंथों के नाम से ही हम देख सकते हैं कि किस तरह से इन देशों के परिवर्तनों को केंद्र में रख कर के ही अध्ययन किया गया था, और यह परिवर्तन भी मुख्यतः यहाँ के समाज में घटित होने वाले परिवर्तन, समाज और राजनीति में। कोलमैन ने नाइजीरिया का अध्ययन किया था, जिसका नाम था नाइजीरिया बैकग्राउंड टू नेशनलिज्म, 1959। हर्बर्ट फीथ ने इंडोनेशिया का अध्ययन किया था, और उनके ग्रंथ का नाम था द डिक्लाइन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी इन इंडोनेशिया, 1962। जोसेफ ला पालोम्बरा ने इटली का अध्ययन किया, क्योंकि द्वितीय महायुद्ध के दौरान इटली एक धुरी राष्ट्रों का देश था, जिसकी कि द्वितीय महायुद्ध में हार हुई थी। इटली पूरी तरह से जर्जर हो चुका था, और इस क्षत विक्षत इटली की किस प्रकार से राजनीति हो गई थी, इसका अध्ययन जोसेफ ला पालोम्बरा ने किया था, जिसका नाम था इंटरेस्ट ग्रुप्स इन इटालियन पॉलिटिक्स, 1964। लुसियन पाई ने बर्मा की राजनीति का अध्ययन किया, और इनके ग्रंथ का नाम था पॉलिटिक्स, पर्सनालिटी एंड नेशन बिल्डिंग, बर्मास सर्च फॉर आइडेंटिटी, 1962। फ्रेडरिक्स ने थाईलैंड का अध्ययन किया, और इनके ग्रंथ का नाम था थाईलैंड द मॉडर्नाइजेशन ऑफ अ ब्यूरोक्रेट पॉलिसी, 1966। डब्ल्यू हार्वर्ड रिगिन्स, इन्होंने श्रीलंका का अध्ययन किया, जो कि 1948 में स्वतंत्र हुआ था। इनके ग्रंथ का नाम था सीलोन, श्रीलंका को इंग्लिश में सीलोन कहते हैं, तो सीलोन डिलेमास ऑफ अ न्यू नेशन, 1960। और इस कड़ी में बहुत सारे अध्ययन, किंतु भारत की यदि बात करें तो मायरन वीनर का अध्ययन भारतीय संदर्भों में सामने आया, द पॉलिटिक्स ऑफ स्कैरसिटी, अर्थात अभाव की राजनीति, द पॉलिटिक्स ऑफ स्कैरसिटी, पब्लिक प्रेशर एंड पॉलिटिकल रेस्पॉन्स इन इंडिया, 1962। भारत नया नया स्वाधीन ही हुआ था, और मायरन वीनर का भारत के संदर्भ में यह जो ग्रंथ है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, भारत के राजनीतिक परिवर्तन को और भारत की आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को समझने के दृष्टिकोण से। इस तरह से हम देख सकते हैं कि अलग अलग देशों की विशेष राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों को समझने के लिए अमेरिका के इन राजनीति विज्ञानों ने इन देशों में जाकर, वहाँ कई वर्षों तक रहकर वहाँ की राजनीति को समझने का प्रयास किया, और इस प्रयास में इन्हें परंपरागत राजनीति विज्ञान की बहुत सारी सीमाओं का पता चला। इन सभी राजनीति वैज्ञानिकों ने अपने एरिया स्टडीज़ में इस बात को अनुभव किया कि परंपरागत राजनीतिक विज्ञान के जो टूल्स हैं, जो परंपरागत राजनीतिक विज्ञान में किसी भी देश की राजनीति को समझने के जो साधन हैं वो अपर्याप्त हैं। केवल उसी सीमा में, परंपरागत राजनीतिक विज्ञान की सीमा में तो इन देशों को नहीं समझा जा सकेगा। इन देशों को समझने के लिए नए प्रकार के राजनीतिक अवधारणाओं का, नई प्रकार के राजनीतिक सिद्धांतों का और नई प्रकार की राजनीतिक शब्दावली का भी निर्माण करना पड़ेगा। तो इस तरह से जो व्यवहारवाद, जिसको कि हम अध्ययन कर चुके हैं, तो व्यवहारवाद का एक नया रूप सामने आया, जिसको कि न्यू पॉलिटिकल साइंस या आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के नाम से जाना गया।
इस आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य ही ये था कि तीसरी दुनिया के देशों की राजनीति को समझने के लिए नए प्रकार के राजनीतिक शब्दों को, शब्दावली को, परिभाषाओं को, अवधारणाओं को और सिद्धांतों को गढ़ना, उनका निर्माण करना, ताकि व्यवहारवादी अध्ययन किए जा सकें। तो ये जो अध्ययन 60 के दशक में हुए, इसके बाद तो विकासशील देशों में होने वाले परिवर्तनों के बारे में अध्ययनों का तांता सा लग गया और इन सब के केंद्र में था इन देशों में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन। अब इस परिवर्तन को क्या कहा जाए? परंपरागत से आधुनिक की तरफ आने वाले ये जो देश थे, इन देशों में इस परिवर्तन को आधुनिकीकरण कहा गया और कुछ देशों में इस परिवर्तन को विकास की संज्ञा दी गई। ये विकास और आधुनिकीकरण क्या होते हैं, इनको कैसे परिभाषित किया जा सकता है, इसको अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।